चलो ये जल्दी फटाफट से अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं। जस्ट लाइक टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सप्लाई एनालिसिस। देखो मीनिंग ऑफ द सप्लाई पहले शेयर किया मैंने फ्रॉम द मॉड्यूल। व्हाट इज द सप्लाई? वी विल सी सप्लाई रिफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। व्हाट इज सप्लाई? आपने अपनी जो मीनिंग ऑलराइट जो आपने मीनिंग लिखा था अपनी सप्लाई का मीनिंग क्या था? द टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स। बोलो यार अभी आपने जो लिखा था वो क्या था? ना प्रोड्यूस नहीं, दैट इज स्टॉक का डेफिनेशन। सप्लाई का क्या जैसे सबको आना चाहिए। पहले स्टॉक और सप्लाई का मीनिंग क्लियर करो। नोट्स में लिखा है मैंने आप लोग को, लर्न करके करो। व्हाट इज स्टॉक? total quantity of goods produced by the producer during a given period of time is called stock of commodity. Supply the total quantity of goods offered for sale by the producer at given price during a given period of time is called supply of commodity. Supply meaning को क्या लिखा है? The total supply refers to the quantity of goods and services that the producers are willing and able. वो दो वर्ड है, willing and able. Willing and able to offer for the sale at different price during a given period of time. मिला? फिर से पढ़ो। What is the given supply का definition क्या है? Supply refers to the quantity of goods and services that the producer are दो वर्ड देख लो। कौन से दो वर्ड है? willing and able। willing and able मतलब जो सी कभी कभार ऐसा होता है कि you are able to offer but you are not willing to offer। जैसे तुमने 1 लाख यूनिट तो बनाया था लेकिन 5 रुपए पे तुम सिर्फ 20,000 सप्लाई ही करोगे because you want more profit, yes or no? So you will wait for 6 rupees and 7 rupees। तो 5 रुपए पे आप सप्लाई करोगे लेकिन रुपीज 20,000। तुम्हारा स्टॉक कितने का है? 1 लाख। स्टॉक कितना था? 1 लाख और पे बनाई थी लेकिन 5 रुपए पे कितना सप्लाई करना है? 20,000। 6 रुपए पे 30 और 7 रुपए पे 50। तो आप अगर 5 रुपए पे सेल करना चाहो, सप्लाई करना चाहो तो यू कैन सप्लाई फुल 1 लाख। लेकिन आप सप्लाई कितना कर रहे हो? यू आर सप्लाइंग ओनली हाउ मच? यू आर सप्लाइंग ओनली 20,000। आया समझ में? तो इसे बोलते हैं बिलिंग। और दूसरा आता है एबल। कभी कभार ऐसा है जैसे एग्जांपल कोई एक स्टॉल वाला है, ऑलराइट, लेट्स टेक एन एग्जांपल। या जो अपना कारवां चौक है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे, बराबर लेफ्ट हैंड साइड पे दूध ढोकले और खमन वाले की दुकान। आपने सुन क्या नाम है उसका? गिरनार। जो फेमस। तो अभी शाम को अगर मान लो कि भाई 8-9 बजे कोई आदमी आया और बोला भाई 10 किलो ढोकला दे दो। कितना? 10 किलो। बोलेगा भाई 10 किलो नहीं है, बच्चा कुछ 1 किलो है वो ले जाओ। अरे समझ में? तो एट दैट टाइम और इस वेरी ऑब्वियस की डिमांड है तो वो सप्लाई करेगा लेकिन उसके पास अवेलेबिलिटी भी तो होनी चाहिए। अरे समझ में? क्लियर? सामने सामने बिजनेस है, वो बोलेगा भाई मुझे बस में ले जाना है और बस में बहुत सारे लोगों को खाना ढोकला का नाश्ता देना है तो यार 10 किलो बांध दो। वो बोलेगा भाई मेरे पास बचा हुआ 1 किलो है, 10 किलो चाहिए, कल सुबह 8 बजे आ जाओ, बराबर। तो अभी के लिए उसके पास विलिंगनेस है। क्या है? एबिलिटी। क्या नहीं है? एबिलिटी। तो सप्लाई के लिए दोनों चाहिए, एबिलिटी एंड विलिंगनेस। तो फिर से रीड करो, क्या लिखा आप लोगों ने? सप्लाई refers to the quantity of goods and services that the producer are willing and able to offer to the market at various prices during a given time। दो मीन वर्ड है, विलिंगनेस एंड एबिलिटी, बराबर। सेकंड रीड करो। सप्लाई में दो चीजें चाहिए। कौन सी दो चीजें? वही हम लोग डिस्कस किया, विलिंगनेस एंड नंबर 2 इज व्हाट? एबिलिटी। और तीसरा रिलेटेड पॉइंट है जो मैंने अभी डिस्कस किया कि सप्लाई जो है वो एक रिलेटिव कांसेप्ट है। उसमें दो बातें बतानी पड़ेगी, प्राइस एंड टाइम। प्राइस एंड दोनों में से कुछ भी मिसिंग होगा तो वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, बराबर। सप्लाई का स्टेटमेंट दोगे तो उसमें प्राइस भी बताओ, टाइम भी बताओ। Supply of captive white board marker in types of 25
फॉर जून 2026 इज 1000। तो जून 2026 क्या हुआ, टाइम आ रहा है समझ में, और 25 रुपीज क्या हुआ, प्राइस। नाउ इट इज कंप्लीट, इज इट फाइन? सो इट्स अ रिलेटिव कांसेप्ट। व्हाट इट इज? रिलेटिव कांसेप्ट। जब भी बोलोगे तब उसमें प्राइस और टाइम बताना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी मिसिंग होगा तो वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक्स में उसका कोई मीनिंग नहीं। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दिया है, स्टॉक और सप्लाई का डिस्टिंक्शन तो तुम लोगों ने कर दिया बराबर। चलो अभी फैक्टर्स टू बी अफेक्टिंग सप्लाई डिस्कस करते हैं। चलो फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में पहला स्टॉक कौन सा है, पहला कॉन्सेप्ट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी बराबर। सबसे पहला फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता था वो प्राइस था। डिमांड में आपने क्या बोला था, मोर द प्राइस लेस द प्राइस, इनपुट वेरिएशन था, कंज्यूमर बिहेवियर था, डिमांड को मिल रही थी, डाउनवर्ड स्लोपिंग थी, नेगेटिव स्लोप था। एम आई राइट? तो डिमांड का सबसे पहला फैक्टर जैसे प्राइस था, वैसे सप्लाई का भी पहला फैक्टर क्या होगा, प्राइस। सप्लाई मेनली किस पे डिपेंड करता है, प्राइस पे। सो व्हाट यू विल से, मोर द प्राइस मोर द प्रॉफिट मोर द सप्लाई। से इट अगेन, मोर द प्राइस मोर द प्रॉफिट मोर द सप्लाई, लेस द प्राइस लेस द प्रॉफिट लेस द सप्लाई। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे प्रॉफिट बढ़ेगा। आए समय में मोर द प्राइस मोर द प्रॉफिट मोर द सप्लाई, लेस द प्राइस लेस द प्रॉफिट लेस द सप्लाई। तो प्राइस एंड सप्लाई दे बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड। जैसे जैसे किसी कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा उसका सप्लाई भी बढ़ेगा। तो 5 रुपीज पे हम सप्लाई करेंगे 30,000, 6 रुपीज पे सप्लाई का 30,000 और 7 रुपीज पे सप्लाई होगा 50। Am I right? Yes or no? तो सबसे पहला फैक्टर कौन सा होगा, प्राइस। नंबर 2 प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी। अब रिलेटेड कमोडिटी का मतलब समझो, रिलेटेड का मतलब है यहाँ सब्सिट्यूट। क्या मतलब है, सब्सिट्यूट। चलो एक एग्जांपल सुनना बराबर से ध्यान से, बराबर मैं अभी लिख नहीं रहा हूँ, सिर्फ बराबर ही बोल रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनो। टाटा इंडस्ट्रीज दो प्रोडक्ट बनाती, टी एंड कॉफी। ओके, टाटा टी टाटा कॉफी, दोनों का प्रोडक्शन है 5-5 करोड़। कितने का, 5 करोड़ टी का प्रोडक्शन है, 5 करोड़ कॉफी का। इसे फाइन। ओके, अब टी का प्राइस था 350 रुपीज पर केजी। कितना, 350 रुपए किलो चाय पत्ती का भाव था, जो 350 से 380 हुआ। 350 से 380 मतलब 30 रुपया बढ़ गया। इसका चाय का भाव 30 रुपया पर केजी बढ़ गया। ओके, प्रॉफिट बढ़ गया, सप्लाई बढ़ना चाहिए। ओके, कॉफी का भाव था 750 रुपीज पर केजी, 750 रुपए किलो, और वो हो गया 830 रुपीज पर केजी, 830 रुपए किलो। इज इट फाइन? कॉफी का प्राइस भी बढ़ा, हाउ मच, 80 रुपीज। कितना रुपीज, क्या तक क्लियर है? टाटा इंडस्ट्री दो प्रोडक्ट बना रही है, कौन सी, कॉफी का प्रोडक्शन कितना, 5 करोड़, कॉफी का प्रोडक्शन 5 करोड़, 350 रुपए किलो थी, 380 हो गई, और ये 750 से 830। टी का प्राइस 30 रुपया बढ़ा है, कॉफी का प्राइस 80 रुपीज बढ़ा है। अब टी का प्रोड्यूसर एफएम मतलब फाइनेंस मैनेजर के पास आ रहा है और बोल रहे हैं कि टी का प्राइस 30 रुपया बढ़ चुका है, हमारे लिए प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है, सो लेट्स ग्रैब इट। आ रहा है समझ में? अपॉर्चुनिटी है, मौका है, हमें ज्यादा प्रोड्यूस करके ज्यादा सप्लाई करना चाहिए, हमें रिसोर्स दो। क्या दो, रिसोर्स। और 2-3-5 करोड़ जितना आपकी प्रोडक्शन हो सकता है करेंगे तो मुझे कैपिटल चाहिए बराबर। कौन बोल रहा है, टी प्रोड्यूसर मैनेजर। आ रहा है समझ में? अंडरस्टूड? प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ टी डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ टी डिपार्टमेंट किसको मिलता है, एफएम। एफएम मतलब फाइनेंस मैनेजर को, और बोलता है और एडिशनल कैपिटल दो। उसके जाने के बाद तुरंत पीछे से कौन आ रहा है, कॉफी वाला आ रहा है, और कॉफी प्रोडक्शन मैनेजर क्या बोल रहा है, कॉफी का प्राइस तो 80 रुपीज बढ़ गया बराबर है। ये मस्त अपॉर्चुनिटी है, हम ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेट्स कैप्चर द अपॉर्चुनिटी, लेट्स एनकैश इट। समझा? ऑलराइट, दोनों जन गए थे, दोनों ने एडिशनल कैपिटल मांगा। फाइनेंस मैनेजर ने बोला भाई मैं दो दिन के बाद आपको बताऊंगा, मुझे भी ऊपर बात करनी पड़ेगी, कितना कैपिटल हो सकता है मैं बताता हूँ। 2 दिन के बाद आंसर आया कि भाई कंपनी की हालत इतनी खराब है कि अभी कोई एडिशनल कैपिटल तो मैनेज हो सकता नहीं है, जो भी एडजस्टमेंट करना है अंदर करो। आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? किसका प्राइस बढ़ा था, टी या कॉफी? दोनों का। लेकिन ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन, ज्यादा प्रॉफिटेबल कॉपी है। तो ऑब्वियसली अब जब एडिशनल कैपिटल अरेंज नहीं हो सकता तो क्या करेंगे,
सुना मैंने क्या बोला यार बेटा, दोनों प्रॉफिटेबल है, दोनों का भाव बढ़ा है, बराबर। टी का 30 रुपए किलो और कॉफी का 80 रुपीज पर किलो, तो वेरी ऑब्वियस ज्यादा प्रॉफिटेबल कौन है? कॉफी। अब अगर दोनों का प्रोडक्शन बढ़ता तो अच्छी बात थी, लेकिन अब दोनों का प्रोडक्शन बढ़ सकता नहीं है क्योंकि एडिशनल कैपिटल नहीं मिल रहा है। तो हम टी में से 2 करोड़ रुपया विड्रॉ कर लेंगे, टी का प्रोडक्शन रखेंगे 3 कितना 3 करोड़, और वो 2 करोड़ किस पे किधर डाइवर्ट करेंगे? कॉफी में। आ रहा है समझ में? नहीं समझा। बी में से 2 करोड़ निकाला बेटा और डाइवर्ट कहाँ किया? कॉफी में। तो कॉफी का प्रोडक्शन पहले 5 था, अब कितना हो जाएगा? 7। कॉफी का प्राइस बढ़ा था कितना रुपया? मोर का प्राइस, मोर का प्रॉफिट, मोर का, तो प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ना चाहिए। तो कॉफी में तो समझ में आ गया कि प्राइस बढ़ा, प्रोडक्शन बढ़ा, सप्लाई बढ़ा, लेकिन बेचारी टी का प्राइस भी तो बढ़ा था। टी का प्राइस कितना बढ़ा था? 30 रुपया। तो टी का प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन बढ़ने की जगह पर कम हो गया, सप्लाई भी कम हो जाएगा, तो ये उल्टी गड़बड़ हो गई, बराबर। लॉ क्या कहता है? बोथ द प्राइस, बोथ द प्राइस, बोथ द प्रॉफिट, बोथ द। तो कॉफी का टी का प्राइस भी तो बढ़ा है, तो प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए, लेकिन टी से ज्यादा प्राइस किसका बढ़ा था? कॉफी का। तो टी की वजह, कॉफी की वजह से टी को सैक्रिफाइस करना पड़ा। आ रहा है समझ में? इज दैट क्लियर? सो बिकॉज़ कॉफी का प्राइस टी से ज्यादा बढ़ा है, अंडरस्टूड, तो कॉफी का प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों कम हो जाएगा और कॉफी का प्रोडक्शन और सप्लाई दोनों बढ़ जाएगा। इज दैट क्लियर? आ रहा है समझ में? इसे बोलते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। क्या बोलते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। रिलेटेड गुड्स मतलब सब्स्टिट्यूट। यहाँ क्या हुआ इस एग्जांपल में? टी का प्रोडक्शन सप्लाई बढ़ना चाहिए, लेकिन टी से ज्यादा प्राइस किसका बढ़ा था? कॉफी का, इसीलिए टी का सप्लाई कम हो गया। Is that clear? So tea is affected. Tea का supply affect होता है by the price of coffee. By the तो coffee को बोलेंगे other goods related goods. Other goods in other words एक वर्ड में याद रखना substitute. क्या याद रखोगे? Clear हुआ? 2 पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा था? Price. Price of the commodity. दूसरा price of related commodity. ये related समझ में आया? Clear? सबसे पहले वो किस पे डिपेंड करेगा? Price of the commodity. मतलब जिस कमोडिटी की बात कर रहे हैं उसी का प्राइस आया समझ में। उसके बाद प्राइस ऑफ, दूसरा पॉइंट क्या था? प्राइस ऑफ रिलेटेड मतलब सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट मतलब वन इंस्टेड ऑफ अदर, जैसे टी कॉफी। आ रहा है समझ में? यस। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर देयर? कौन से 4 फैक्टर्स? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑथर कैन पक्का। ओके, अब मुझे बताओ लैंड के ऊपर हम क्या पे कर रहे हैं? सो नो, जब आप इसकी लैंड रेफरेंस यूज करोगे, आपकी खुद की दुकान है, गोडाउन है, आपका घर है, आपकी फैक्ट्री है, आपकी ऑफिस है, और अगर वो भाड़े पे है तो हर महीने रेंट तो देना ही पड़ेगा। Am I right? और ये जो एग्रीमेंट है ये भी कंपल्सरी का सिस्टम, ओनरशिप का तो नहीं है, तो इसके ऊपर आप लोग क्या पे कर रहे हैं? रेंट पे कर रहे हैं। इज इट इट? यस। हमारे पास ये सिस्टम मान लो कि रेंट है, लेट्स से 20,000। कितना है? 20। क्योंकि मोर और लेस में से अंदाजा लगा कितना होगा? 25 होगा, बस 10,000। बस मुंबई में तो बेटे ज्यादा होगा। मुंबई में इसका कम से कम रेंट कितना होना चाहिए पता है? इसका रेंट कम से कम 40 से 50,000 होना चाहिए। हमारी क्लासेस जो है ना मुंबई में एसपी इलेक्ट्रिकल बराबर है, उसमें हमारे पास 4 क्लास रूम और एक महीने का रेंट 1,20,000। खाली रेंट रिबन है 20,000, मतलब 12 महीने का 14,40,000 रुपया तो हम सिर्फ रेंट पे भरते हैं। स्टेशन से नजदीक है बराबर है, और 4 क्लासरूम है 50-50 बराबर। लेकिन वहाँ क्लासरूम लंबा है, उधर थोड़ा प्रॉपर स्क्वायर है, लेकिन हर एक क्लासरूम 50 की कैपेसिटी का। कितने क्लासरूम? 4। तो हिंदू सर को सिर्फ 14 लाख रुपया 40,000 को रेंट करना पड़ेगा। डिपोजिट 2 लाख, डिपोजिट कितनी? 2 लाख। अंडरस्टूड? हाँ, इसका 22,000। ओके फाइन, बराबर। आप लोग सब 10,000 बोल। हाँ तो रेंट ओके हमारा जो है वो हर साल बढ़ता है कि कम होता है? एक साल के बाद बढ़ता है ना, वही बोल बेटा। रेंट हर महीने नहीं बढ़ेगा, लेकिन एक साल में तो बढ़ेगा ऑब्वियसली। अभी हमारा मान लो कि भाई एकेडमिक ईयर स्टार्ट होता है लेट्स से अप्रैल, बराबर है। तो हमने अप्रैल टू मार्च का 12 महीने का एक एग्रीमेंट किया। तो अप्रैल से लेकर अगले मार्च तक, बराबर। 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च, कौन सा ईयर हुआ? 26, 27।
Am I right? इसका रेट मान लो 20,000, लेट्स अज्यूम ऊपर नीचे 20,000 लेते हैं, बराबर। अगले साल ये 10% बढ़ेगा, 10% मतलब 20,000 का 10% 2,000 हो गया, तो अगले साल का रेट 22,000। Am I right? फिर 2,000 हर साल भी बढ़ाते हैं, तो इन दैट केस 24, 26 वैसे होते जाएगा। Am I right? Yes or no? बराबर। अच्छा, अभी हम लेबरर को क्या पे करते हैं? सैलरी वेजेस बढ़ता है कि कम होता है? बढ़ता है ऑब्वियसली। समझ में, सैलरी वेजेस बढ़ेगा। Am I right? सैलरी और वेजेस में भी कम से कम 10% इंक्रीमेंट को होना चाहिए, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है। इन्फ्लेशन 7% है, कितना परसेंट है? 7। अब हर एक चीजों की 7% बढ़ रही है, तो हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग मतलब महीने का खर्चा भी 7% बढ़ेगा, और हमारी तनख्वाह मतलब हमारी इनकम नहीं बढ़ेगी, सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो हम सर्वाइव ही कैसे करेंगे? तो हम जहां भी काम करते हैं वहां बॉस को बोलेंगे सर 10% इंक्रीमेंट दे। ओके, आ रहा है समझ में? तो सैलरी वेज बढ़ेगा, मतलब तपस्वी में काम करने वाले जितने भी प्रोफेसर है, वी आर नॉट टीचिंग स्टाफ, इंक्लूडिंग प्रीवियस सर, नीलेश सर, एवरीवन, हम सबका सैलरी इतने साल बढ़ेगा, बढ़ना ही चाहिए, तो अदरवाइज हम लोग सर्वाइव कैसे करें? नंबर 3, आपने बैंक से कोई लोन लिया, क्या लिया है बैंक से? कोई बिजनेस करने के लिए तो लोन ले भी हो, तो ऑब्वियस उससे कहते हैं कैपिटल, क्या बोलते हैं? कैपिटल। और वो कैपिटल पे आपको ब्याज भरना पड़ेगा, इंटरेस्ट भरना पड़ेगा, भाई राइट, बराबर। ओके, अब फाइनली ओके आता है एंटरप्रेन्योर, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट, बराबर। चलिए, एंटरप्रेन्योर को जो प्रॉफिट मिलता है वो तो उसका खुद का रिवॉर्ड होता है, जैसे क्लासेस अगर भावेश सर के है तो भावेश सर को प्रॉफिट मिलेगा, भावेश सर बराबर, तो प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन वो तो उनकी खुद की कमाई है, वो तो लास्ट, उसे कहते हैं रेसिड्यू इनकम। क्या होता है? पहले तुमने लैंड यूज किया तो रेंट देना पड़ेगा, लेबरर को सैलरी वेजेस देना पड़ेगा, कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो भावेश सर का प्रॉफिट है। एम आई राइट? यस और नो? प्रॉफिट ओके, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो सब हो सकता है, इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस, वो फ्लक्चुएटिंग। क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग, लेकिन रेंट फिक्स होता है, बराबर। सैलरी वेजेस फिक्स था, इंटरेस्ट भी फिक्स था, और वो बढ़ रहा है। तो अभी हमने जो बॉल पेन बनाई थी, हमारा एग्जांपल कितने की बनी थी? एक बॉल पेन, बॉल पेन बना था 3 रुपए का, बोलो ना, बॉल पेन बना कितने का था? 2 रुपए का प्रॉफिट था, 5 रुपए में सप्लाई कर रहे थे। तो भाई जब आप बोल रहे हो कि सब बढ़ेगा, सर रेंट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, सैलरी वेजेस बढ़ेगा, तो वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो 3 थी, कितनी थी? तो कितना हो जाएगा? 4। तो प्रॉफिट पहले कितना होता था? 2, अब हो जाएगा 1। तो अभी भी मार्केट का प्राइस तो 5 रुपया ही है। अरे सुन लो, मैं क्या बोलता हूँ, पहले कॉस्ट कितना था बेटा? हाँ, प्रॉफिट कितना था? 2, और सेलिंग प्राइस 5 थी। अभी भी सेलिंग प्राइस तो 5 ही है, लेकिन अपना कॉस्ट तो पहले 3 था, कितना हो गया? 4। तो कॉस्ट हैज इंक्रीज, एम आई राइट? तो प्रॉफिट विल डिक्रीज, पक्का। तो पहले कितना रुपया मिल रहा था? 2 पर प्रॉफिट, अब कितना मिलेगा? 1। तो प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ? तो सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा? बोलो, क्यों? यार प्रोड्यूसर, हमें चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो अब सप्लाई बढ़ेगी। यहाँ तो प्रॉफिट बढ़ने की जगह पर कम हो रहा है, तो सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा? वन ऑफ यू श्योर? तो अभी 5 रुपए पे मैं सप्लाई करूंगा 10,000, कितना सप्लाई करूंगा? तो कह रहे यार ये तो सर चीटिंग है, पहले आप कितना सप्लाई करते थे? 20,000, अब सप्लाई कितना कर रहा हूँ? उनका कोई चीटिंग नहीं है भाई, पहले मुझे 5 रुपए में कितना रुपया मिलता था, अब मुझे कितना मिल रहा है? मेरा प्रॉफिट कम होगा तो सप्लाई कम ही होगा ना भाई, यस और नो? समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन लो, समझ रहे हो? तो फिर से मोड द फैक्टर कॉस्ट, बोलो मोड द फैक्टर कॉस्ट, मोड द फैक्टर कॉस्ट लेस द प्रॉफिट लेस द सप्लाई, बोलो मोड द फैक्टर कॉस्ट। आपका पॉइंट आपको था वो फैक्टर कॉस्ट था ना यार, बराबर है, फैक्टर कॉस्ट था ना, तो आपको क्या बोलोगे? बोलो फटाफट, मोड द फैक्टर कॉस्ट लेस द प्रॉफिट लेस द फैक्टर कॉस्ट। अगर फैक्टर कॉस्ट 3 की जगह पर कितनी हो जाती? 2, तो प्रॉफिट 3 तो क्या हो जाता? प्रॉफिट बढ़ जाता, यस और नो? पूरा स्टेटमेंट पहले से बोलो, क्या बोलोगे? मोर द फैक्टर कॉस्ट लेस द प्रॉफिट लेस द सप्लाई, लेस द फैक्टर कॉस्ट, लेस द फैक्टर कॉस्ट मोर द प्रॉफिट मोर द। हमारा समझ में, तो हमारा सप्लाई डिपेंड करता है फैक्टर कॉस्ट पे, इस पे डिपेंड करता है फैक्टर कॉस्ट। आया समझ में? कितने पॉइंट हो गए टोटल? 3। वो दो 3 पॉइंट कौन से? नंबर 1 प्राइस, नंबर 2 प्राइस ऑफ रिलेटेड प्रॉपर्टी,
नंबर 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, पक्का श्योर। कम टू द फोर्थ पॉइंट क्या है? स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। अब डे बाय डे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है भाई, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है कि नहीं मार्केट में, बोलो ना यार। यस सर, रोज नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, बेटर 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 और बेटर टेक्नोलॉजी आ रही है। एक नई टेक्नोलॉजी पुराने से बेटर होती है नहीं होती? पक्का हो तो सर वो 3 वे में बेटर होती है। कितने वे में? अगर मान लो इसके पास 2022 की टेक्नोलॉजी, इसके पास 2024 की टेक्नोलॉजी और मेरी 2026 की है, तो मेरी टेक्नोलॉजी ऑब्वियसली होगी बेटर होगी। Am I right? Yes or no? तो मेरी टेक्नोलॉजी इन दोनों की टेक्नोलॉजी से किस वे में बेटर है? 3 वे में बेटर है। कितने वे में? फिर से कितने वे में बेटर है? 3। मेरी टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन लार्जर होगा, फास्टर होगा एंड लो कॉस्ट में होगा। बोलो, प्रोडक्शन लार्जर। Do you understand? सबसे इम्पोर्टेंट लो कॉस्ट हो रहा है, बराबर। तो तुमने बॉल पेन पहले कितने में बनाई थी? टेक्नोलॉजी आ गई, नई टेक्नोलॉजी से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2 हो गया। अरे वाह, मजा आ गया, कॉस्ट कम हो गया, तो प्रॉफिट 2 से 3। अब प्राइस कितना है? 5। अब यार 2-3 के चक्कर में मत जाओ, क्या 2-3 ऐसा सोचो कि मैं 2 में प्रोडक्ट बना रहा हूँ, कितने में? 2 में। बेच रहा हूँ कितने में? 5 में। बेटा 2 का प्रोडक्ट अगर 4 में लिखे ना, कितने में? 4, तो भी प्रॉफिट 100% हो गया। तेरी वस्तु 4 में बेचा है ना बेटा, तो प्रॉफिट 100% देगी। और यहाँ कितना बिक रहा है? 5, और वो भी मिनिमम रिजर्व प्राइस पे। याद आया? 5 रुपये आपका मिनिमम रिजर्व प्राइस का याद है ना? तो 5 रुपया जो मिनिमम रिजर्व प्राइस है, पहला प्राइस है, उसमें ही प्रॉफिट कितना हो रहा है? मोर देन 100%। मोर देन 100%। अंडरस्टूड? तो क्या अभी भी आप 20,000 सप्लाई करो? कम या ज्यादा? बोलो फिर से, कम या ज्यादा? कितना करोगे बोलो? 1 लाख बनाया, मिनिमम रिजर्व प्राइस पे सब नहीं बेचने का है, आगे ओके डेफिनेटली बेच सकता। हाँ, जैसे एग्जांपल में आपको दूंगा, जो कोई एक सिंपल एग्जांपल, अगर कोई तुम वेडिंग में खाना खाने गए, ओके, तो एक स्टॉल होता है, उसमें सब ओके टमाटर ककड़ी होता है, अरे समझ में? तो टमाटर ककड़ी खाकर पेट भरोगे क्या? नहीं, पहले देख लो यार पूरा, समझा क्या? आगे चमचम, मासूमी, रबड़ी, आमरस सब है यार, अरे समझ में? क्लियर? आगे चाइनीज है, उसके लेफ्ट में साउथ इंडियन, अरे समझ में? उसके राइट हैंड साइड के ऊपर वो अपना काठियावाड़ी स्टॉल भी लगा हुआ है, अरे समझ में? तो यार जो खाना खा सकते हैं, समझा क्या? मलाई सैंडविच है, ढोकला है, चमचम है, बराबर। तो यार कचड़ी टमाटर से पेट थोड़ी ना भरना है। पहले काम करो, राउंड मार, क्या करके आओ, देख लो कौन सी चीज, और फिर सिलेक्टेड आइटम सिलेक्ट करो और टूट पड़े। यही होता है। आफ्टर ऑल हम सब रैशनल कंज्यूमर भी तो है, 500 रुपया दिए तो 500 का खाना तो खाना पड़ेगा। चलो वन सेकंड, ये नई टेक्नोलॉजी पुराने से बेटर थी कितने वे में? बराबर, जल्दी फटाफट। 3 वे कौन से? प्रोडक्शन, लार्जर, फास्टर। पहले कौन से कितने में बनती थी? अभी कितने में बन रही है? पहले प्रॉफिट कितना होता था? अभी कितना हो रहा है? याद होती तो दिक्कत। बराबर, 2 का चीज बनाया, कितने में बेच रहे हो? 5 में। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो क्या अभी भी 20,000 ही सप्लाई करोगे? मोर या लेस? बराबर, कितना बना था? एक काम कर, 50,000 का माल निकाले, खत्म खर्चा। अरे समझ में? 50,000 निकालो, बराबर। एक बॉल पेट पे पैसा मिलेगा कि? सॉरी, एक बॉल पेट पे कितना रुपया मिलेगा? 5 तो सप्लाई है, बराबर, 3 रुपया मिलेगा। अब आप 50,000 बॉल पेट बेचोगे तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया, तो माल अंदर कर यार। अरे समझ में? पहले 1.5 लाख का प्रॉफिट घर में ले ले, बाद में देंगे। अब तो बोलोगे सर 6 रुपए का, 7 रुपए का पूरा वेट करेंगे। बोला था ना, नहीं बोला था ना आपने, तो करेंगे ना यार, लेकिन उसके लिए भी अपने पास और 50,000 का इन्वेंटरी है, 50,000 का स्टॉक और भी पड़ा हुआ है। Am I right? अपॉर्चुनिटी सबको आ, बराबर है। हम लोग सब ऐसा बोलते हैं, बधानी लाइफ में 10 को आओ, एवरीवन हैज अ 10 इयर्स लाइफ। Am I right? और वो 10 साल में पैसा कमा लेना यार, समझा क्या? उस टाइम पे लेजीनेस नहीं करना है, तुम्हारी जिंदगी में भी वो 10 इयर्स का पीरियड आएगा, और वो 10 इयर्स के टाइम पे तुमने जितना पैसा बना लिया वो सब तुम्हारा अपना पैसा हो। अंडरस्टूड? जैसे अभी जितने भी एक्टर्स होते हैं वो पूरी लाइफ चलते रहते हैं क्या? नहीं, इट इज वेरी ऑब्वियस होता है 10 साल होता है जिसमें वो लोग खूब मूवीज करते हैं, बराबर, अच्छे से अच्छा पैसा लेते हैं और खूब पैसा कमा लेते हैं।
अंडरस्टूड? जैसे एग्जांपल एक पर्टिकुलर ओके सेशन में मैं गया था, कॉलेज का एक फंक्शन था, बिकॉज आई टेक लेक्चर से नहीं भेजे, तो वहां चीफ गेस्ट के फॉर्म में कार्तिक आर्यन, तो कार्तिक आर्यन पता है ना, वो ही बोलते हैं। तो अभी ऑब्वियसली हमें तो मौका मिला उससे मिलने का, बात करने का, क्योंकि वी आर टीचिंग फ्रेंड, बराबर है, वहां की कोर्स पैनल पे मैं भी था, तो वी गॉट द अपॉर्चुनिटी ऑफ टू टॉक टू कार्तिक आर्यन ऑल दैट। तो सब लोगों की मतलब जो प्रोफेसर थे उसके पास उनके कुछ डेटा, तो वो है ना किसी भी वहाँ की इंजीनियरिंग कॉलेज का, एक वहाँ की बॉम्बे वाशी का इंजीनियरिंग कॉलेज का स्टूडेंट था, और वहां से उसका फिजिक्स अच्छा था, हाइड्रोलिक अच्छे थे, तो थोड़ा मॉडलिंग किया, पोर्टफोलियो बना और चल पड़ा। अरे समझ में, एंड इट हैपेंड लाइक दैट, कुछ मूवी करने के बाद उसका अपना प्राइस जो था वो इतना बढ़ा दिया, जितना होगी प्राइस होगी अक्षय कुमार या ये सब लोग। अरे बेटे आज कार्तिक आर्यन इतना ही पैसा कमा, और बहुत सारे जो दूसरे प्रोफेसर थे, बराबर है, वो बोलते सर इसका फाइनेंस मैनेजर है, तो उसका सब इन्वेस्टमेंट संभालता, आई नो दैट। और उसने बोला कि ये जितना अच्छा एक्टर है ना, शायद एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं जानता होगा, लेकिन पोर्टफोलियो इतना जोरदार बनाया उसने, बराबर है। सो ये लोग है ना सब पैसे इनका बहुत जनरेट कर, विराट कोहली का आपको क्या पता है, क्रिकेट करियर पता है, बराबर है। वो लोगों की जो वेल्थ होती है उसको इतना अच्छी तरह से उन्होंने मैनेज किया होता है कि एक जमाने में पैसा कमा लेते। ये लोग हमेशा कहते हैं डोंट वर्क फॉर मनी, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। आ रहा है समझ में? डोंट वर्क फॉर मनी, लेट योर मनी वर्क फॉर यू। पैसा तुम्हारे लिए काम करना चाहिए, इज दैट क्लियर? और जिंदगी भर होगी थोड़ी मजदूर की तरह काम करने का। अरे समझ में? हम लोग इसलिए चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते के 12-15 घंटे घिसवाते रहे। अरे समझ में? एक समय वो आओ જોઈએ, you are not working, you are just instructing your articles, you are instructing your staff, and then okay money just flows into it. तीन तरह के चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, कितने? पहला जो प्रैक्टिस करते हैं, दो जो इंडस्ट्री ज्वाइन करते हैं, और तीसरा आता है अदर्स। तीसरा कौन सा आता है? और ये जो अदर्स वाले हैं ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कमाते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने कहीं विचार नहीं कि खाली वाले अकाउंटेंट्स करवा, लेकिन अपना जो विजन है वो घोड़े की तरह ऐसा नैरो नहीं करना, बी ओपन, इज दैट क्लियर? चार्टर्ड अकाउंटेंट में बना हो तो मेरे पास इतना नॉलेज आइडिया एक्सपेक्ट होना चाहिए कि भाई मैं नए नए बिजनेस भी एक्सप्लोर कर सकूं। अरे समझ में? अंडरस्टूड? तो दो लोग के देयर चार्टर्ड अकाउंट की डिग्री क्या मायने रखती है कि भाई वो कोई धंधा में फेल नहीं है। अरे समझ में? क्लियर? तो भी मेरे पास डिग्री है, डिग्री दिखाऊंगा तो 8-10 लाख रुपए का पैकेज में कोई भी आ सकता। अरे बेटे व्हाट आई वाज सेइंग, ये तुम्हारी सिक्योरिटी तुम्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है। अंडरस्टूड? खाली 8-10 लाख रुपए के 12-15 लाख रुपए कमाने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनवा। यू गॉट माय पॉइंट? नहीं कहना चाहता हूं। अंडरस्टूड? देयर इज अ स्काई इज द लिमिट। क्या बोला मैंने? देयर आर मेनी पीपल। मैं कभी बात करूंगा आप लोगों को ऐसे ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बताऊंगा कि जो लोग है सीए, लेकिन सीए के अलावा अदर की कैटेगरी में आकर बिलियंस ऑफ रुपीस बनाए। समझा बराबर से? यस बराबर है। ये चलो अभी ओके नेक्स्ट वन पे आ जाओ। कौन सा पॉइंट है नेक्स्ट वन? अभी ओके नेक्स्ट पॉइंट है दैट फॉर द गवर्नमेंट पॉलिसी। ये स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी समझ में आया? तो अगर एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो सप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। If you have latest technology, advanced technology, so production will be more, stock will be more, and supply will be more. आ रहा है समझ में? फिर से if you have advanced technology, not latest technology है, sophisticated technology है, तो production will be more, stock will be more, supply will be more. और तुम्हारी टेक्नोलॉजी ओल्ड है, आउटडेटेड है, ऑब्सोलीट है, कैसी है? ओल्ड, आउटडेटेड, ऑब्सोलीट, तो प्रोडक्शन विल बी less, stock will be less, and supply will also be less. आ रहा है समझ में? टेक्नोलॉजी समझा? यस। नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ फटाफट से। क्या दिया है? गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी में दो चीज इंक्लूड करते हैं, एक है टैक्स और दूसरा है सब्सिडीज। पहले टैक्स बता दो। अगर कोई भी कमोडिटी पे टैक्स लगेगा, आजकल सबको एक मेन टैक्स जो ऑब्स्टेकल क्रिएट कर रहा है वो जीएसटी है। अगर तुम्हारी बॉल पेन 3 रुपए की थी और उसके ऊपर पहले कोई टैक्स नहीं था, अभी टैक्स आ गया, कितना रुपया? 1 रुपया, जीएसटी लग गया, तो तुम्हारा कॉस्ट 3 था, 1 रुपए का टैक्स, तो कितना हो गया प्राइस? बोलो 4। आ रहेगा समझ में? बराबर कॉस्ट ही 4 हो गया, तो प्रॉफिट पहले कितना हो रहा था? 2, अभी कितना होगा? नाउ यू मे से सर तो ठीक है ना, अगर टैक्स आ रहा है तो हम प्राइस 5 का 6 कर देंगे। आ रहा है समझ में? और वो टैक्स बर्डन डाल देंगे किसके ऊपर? कंज्यूमर पे। तो कंज्यूमर पहले 5 देता था, 6 देगा, क्या बड़ी बात है? अपना प्रॉफिट 2 रुपया होना चाहिए। ओके, लेकिन मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। बोलो मार्केट क्या है? प्राइस सेंसिटिव। अगर तुम 5 का 6 करोगे तो मोर द प्राइस स्टूडेंट डिमांड पे फर्क आएगा, क्योंकि 5 रुपए में दुनिया भर के दूसरी बॉल में बिक रही।
क्लियर विद यू। अब अगर मान लो तपस्वी क्लासेस सीए फाउंडेशन का आपके पास 40,000 ले रहा है, अगर कोई क्लासेस वाला 25,000 या 20,000 में सीए फाउंडेशन पढ़ा है तो तपस्वी क्लास को फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो प्राइस कॉन्शियस है, जो क्या है प्राइस कॉन्शियस, तो वो लोग फीस जहाँ ऑफर हो रही है शायद वहां चले जाएंगे। ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन फर्क तो डेफिनेटली पड़ेगा। ये बिल्कुल भी नहीं है कि फर्क नहीं ही पड़ेगा। Am I clear with you? ओके भाई, सो टैक्स ओके जब बढ़ता है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम हो जाता है। सो मोर द टैक्स लेस द प्रॉफिट, लेस द, फिर से बोलो उल्टा करो, लेस द टैक्स मोर द प्रॉफिट। आया समझ में? नेक्स्ट समझ में आया? दूसरा मैंने वर्ड यूज किया सब्सिडीज। बताइए सब्सिडीज क्या होता है? सब्सिडी नहीं भाई, सब्सिडीज। सब्सिडीज, सब्सिडीज का मतलब होता है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। बराबर, गवर्नमेंट है ना कुछ एरिया को प्रमोट करने के लिए, जो बैकवर्ड एरिया हो, कौन से एरिया बैकवर्ड, वो बैकवर्ड एरिया को डेवलप करने के लिए, वहां एक टाउनशिप डेवलप करने के लिए कुछ सब्सिडी दे, क्या देनी है? मैं एग्जाम्पल देता हूँ। बराबर, मुझे यहाँ का एरिया पता नहीं है, मैं वहां का एग्जाम्पल देता हूँ। मुंबई से हम लोग जब अहमदाबाद की ओर आते हैं तो एक डिस्ट्रिक्ट आता है पालघर, क्या नाम है? शायद आप सुना होगा। बराबर है, नहीं सुना तो भी सुनो। उसे वहाँ टाउनशिप अभी डेवलप, वो डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म में, जिला के फॉर्म में डेवलप करना। तो पालघर का पॉपुलेशन, वहाँ की रोड कंडीशन सब कुछ लो था, मतलब डेवलपमेंट जितना होना चाहिए इतने सालों में बिल्कुल भी नहीं। अभी गवर्नमेंट को पता है कि जब तक किसी एरिया में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा? प्राइवेट, तब तक उसकी बात नहीं बनेगी, तब तक तो बैकवर्ड का बैकवर्ड रहेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, कोई भी आदमी अगर अपनी इंडस्ट्री पालघर में डालेगा, किधर डालेगा? पालघर, तो पालघर के डिस्ट्रिक्ट में उसको 25% पावर सब्सिडी मिलेगी। कितना परसेंट? कौन सा सब्सिडी? पावर सब्सिडी का मतलब इलेक्ट्रिसिटी बिल 10,000 का आया तो पे करने का 7,500, 2,500 गवर्नमेंट भरेगा। आया समझ में? तो 25% तुम्हारा पावर डिस्काउंट होगा। उसे बोलते हैं पावर सब्सिडी। क्या बोलते हैं? 30% वाटर सब्सिडी। 10,000 का वाटर चार्ज है, वाटर बिल भी आता है ना, तो वाटर बिल 30% गवर्नमेंट बेयर करेगी, प्लस 5 साल के लिए नो टैक्स, 5 साल के लिए नो जीएसटी। आओ बिजनेस करो, धंधा करो, जो भी पैसा है तुम्हारा 5 साल के लिए कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। बराबर, क्लियर? ऑलराइट, लास्ट पेज। सो सब्सिडी से कॉस्ट बढ़ता है कि कम होता है? कम होता है। तो कॉस्ट कम होगा तो क्या बढ़ेगा? प्रॉफिट। और प्रॉफिट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? सो फिर से एक बार, मोर द सब्सिडी लेस द कॉस्ट, मोर द प्रॉफिट, मोर द, बोलो फटाफट, उल्टा करो, लेस द सब्सिडी, मोर द प्रॉफिट। Did you understand this? क्या फर्क पड़ता है समझ में आप लोगों को? क्लियर? इसे बोलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या बोलते हैं? गवर्नमेंट पॉलिसी। कितने पॉइंट हुए टोटल? 5 पॉइंट क्लियर हो गया। चलो 6 पॉइंट पे आ जाओ। 6 पॉइंट क्या है? ओके, 6th पॉइंट आएगा, वो क्या आएगा? बोलो फटाफट। चलो नेचुरल फैक्टर्स में क्या क्या फैक्टर्स दिए देखो फटाफट से। नंबर 1, दैट्स कॉल्ड एज द इन केस ऑफ एग्रीकल्चर कमोडिटी बेटर रेनफॉल इंप्रूवमेंट इन इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है जैसे कि जैसे कोई रिवर है उसके ऊपर एक डैम बना, नहर कवच, इरिगेशन के मतलब एक बड़ा सा रिवर होता है, वो रिवर के ऊपर एक डैम मतलब एक बांध बना देते, बांध समझा ना, और उसमें से एक कैनाल निकालकर उसका पानी खेतों तक पहुंचाया जाए, उसे कहते हैं इरिगेशन। एकदम एकदम परफेक्ट पढ़ा। सिंचाई, सुखे भाई आप समझा बराबर से? डिड यू अंडरस्टैंड दिस? थैंक्स तो बोलो यार, एक एक वर्ड बराबर। और कितने साल हो गए सब कुछ अभी याद नहीं है, लेकिन आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ी मेरी की वोकैबुलरी ऐड हो रही है। चलो सिंचाई याद रहेगा। हाँ, तो अगर आप बताओ, अगर इरिगेशन फैसिलिटी बेटर है
तो प्रोडक्शन विल बी मोर या लेस, सप्लाई विल बी मोर। अंडरस्टूड? इंडिया में आप बताओ मुझे, इरिगेशन फैसिलिटी क्या पूरे इंडिया में है? बेटा इंडिया में इरिगेशन फैसिलिटी सिर्फ 45% लैंड पे, कितने परसेंट? बाकी का 55% एग्रीकल्चर, रेन फेड एग्रीकल्चर। कौन सा एग्रीकल्चर? मतलब डिपेंडिंग ऑन मॉनसून। बराबर, अगर मॉनसून हिट तो प्रोडक्शन अच्छा होगा, स्टॉक अच्छा होगा, सप्लाई विल बी मोर। अगर मॉनसून फेलियर हुआ, क्या हुआ? मॉनसून फेलियर। जैसे इस बार हो गए गुजरात के बारे में, सॉरी टू से आप सबको बुरा लगेगा, लेकिन थोड़े दिनों पहले ही था कि भाई गुजरात के लिए वो एक अंबालाल नाम का पर्सन है, पता है? बहुत अच्छा है, और वो एकदम जोरदार रहेगा। सब लोग पहले तो हंसते थे उसकी वो पॉडकास्ट के ऊपर, लेकिन वो जो बोलता है वो एक्चुअली सच होता है। तो उसकी सोची अभी तो टेलीविजन वाले क्या बोलते हैं, अंबालाल की आगाही नजर, बराबर है, नाम के साथ बोलते हैं। तो फिर तुम्हारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? अंबालाल के ऊपर सब लोग को भरोसा बैठ गया, बराबर। एनीवे, मेट्रोलॉजिकल मतलब वो जो हवामान खाता होता है उसका फोरकास्ट रॉन्ग जाता है, अंबालाल जो बोलते हैं वो राइट जाता है। ऑलराइट, तो एनीवे अभी टेलीविजन चैनल नाम से जान होते हैं, उसका आगाही ये कि पूरे गुजरात में इस बार रेनफॉल है वो सिर्फ 90% होगा। कितना परसेंट? मतलब हर साल जितनी बारिश होती है उससे 90%, पूरा 100% नहीं होने वाला। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे पुअर मॉनसून, क्या बोलेंगे? पुअर मॉनसून। मॉनसून मतलब बारिश पुअर है तो प्रोडक्शन विल बी लेस, प्रोडक्शन विल बी लेस, स्टॉक विल बी लेस, सप्लाई विल आल्सो बी लेस। और अगर उसकी जगह पर अगर मॉनसून हो बहुत फेवरेबल है, बहुत अच्छी बारिश हुई और भर भर की बारिश हुई, बराबर, तो इन दैट केस स्टॉक विल बी मोर, प्रोडक्शन विल बी मोर एंड सप्लाई विल आल्सो बी मोर। दूसरे बोलते हैं नेचुरल फैक्टर्स, क्या बोलते हैं? नेचुरल फैक्टर्स। जूनागढ़ में बारिश हो रही है, अच्छा बना, जोरदार कि भाई मैं जूनागढ़ के क्लासेस में टीच करने जा रहा हूँ। मैंने बोला कि यार जूनागढ़ जाना है तो बारिश में, बारिश के टाइम पे एटमॉस्फेयर होके वो गिरता है। ओके, ग्रीनरी बहुत हो जाती है। वेरी ओके, अच्छी बात है। चलो, सो इफ द प्रोडक्शन इज मोर, फिर से एक बात, अगर ये तीन चीजें होगी तो क्या होगा? बोलो फटाफट। ये फेलियर ऑफ रेन, दूसरा फ्लड, और तीसरा फायर। किस लिए? फायर मतलब घर में आग लगती है वो नहीं बेटा, खेत में आग लगती है, पता है आपको? कभी कभार बिजली होगी ना, बिजली लाइटनिंग, वो पूरा एग्रीकल्चर फील्ड पे गिरना और जो भी खड़ा हुआ क्रॉप है वो पूरा जलकर जीरो हो जाता। तो अब ये क्रॉप है ना, उसका भी इंश्योरेंस हो। क्या होता है? अगर हम फार्मर है, बड़ी मेहनत से हम लोगों ने अपना बहुत एफर्ट देकर क्रॉप तैयार किया, या कोई नेचुरल कैलेमिटी हो गई तो हमारे को लाखों का नुकसान हो जाएगा। अभी मान लो पूरी फसल से मैं कमाने वाला था 10 लाख, कितना? 10 लाख। और मान लो कि सोमवार को हार्वेस्टिंग का इरादा था, कटाई कटाई है, बराबर है, हार्वेस्टिंग। और वो पूरा क्रॉप जो था एक सैटरडे को या फिर संडे को हैवी रेनफॉल हुआ, उसके साथ बिजली गिरी, एंड बिकॉज ऑफ दैट पूरा क्रॉप फसल चौपट हो गया। इट हैपेंस, अनटाइमली रेनफॉल भी होता है कभी कभार। एम आई राइट? क्लियर? Yes or no? Yes. इससे फसल को लॉस हो सकता है। स्टॉक विल बी मोर, सप्लाई विल आल्सो बी लेस। तीन चीजें समझ में आया? कौन सी तीन चीजें? फ्लड, तीसरा तीन चीजें कौन से हो गया? नंबर 1 फेलियर ऑफ रेनफॉल, फ्लड एंड फायर, दे विल रिड्यूस द सप्लाई। अदर फैक्टर्स देख लो कौन से हैं? गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसी। बेटा गवर्नमेंट की पॉलिसी दो टाइप की है। कितने टाइप की? दो। एक होगी लिबरल पॉलिसी और एक होगी कंजर्वेटिव। बोलो फिर से एक बार, गवर्नमेंट की पॉलिसी कितने टाइप की? दो। इधर है, इधर है गवर्नमेंट पॉलिसी, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन पॉलिसी। बेटा हाँ, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट की पॉलिसी कितने टाइप की होती है? दो। और कौन सी दो? लिबरल, लिबरल मतलब रूल्स और रेगुलेशन लेस, बराबर है। ओके, टैक्स विल बी लेस, सब्सिडी विल बी मोर। तो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी लिबरल है तो प्रोडक्शन विल बी more, stock will be more, supply will be more। और अगर उल्टा दूसरा वर्ड कौन सा दिया? कंजर्वेटिव। कौन सा वर्ड दिया? कंजर्वेटिव में डूस एंड डोंट्स बहुत होंगे, रूल्स और रेगुलेशन बहुत होंगे, टैक्स भी हाई होगा, सब्सिडी लेस होगी। सुन रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर से एक बार, गवर्नमेंट की पॉलिसी कितने टाइप की? दो। कौन सी? लिबरल और दूसरा कंजर्वेटिव।
कौन सी होनी चाहिए? लिबरल। लिबरल होगा तो क्या बढ़ेगा? प्रोडक्शन। मोर प्रोडक्शन, मोर स्टॉक, मोर सप्लाई। और अगर कंजर्वेटिव होगा तो लेस प्रोडक्शन, लेस स्टॉक, लेस। Am I clear? आ रहा है समझ में? चलो दूसरा क्या है? गोल्स ऑफ द फॉर्म। अभी मस्त समझाता हूँ, ध्यान से। मैं ईयरली 10 लाख रुपए कमाता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। मुंबई में इतनी बात आता होगा ना, इतनी 12 लाख रुपए कमाता है। कितना रुपया? 10 लाख रुपए मेरी बराबर है कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं। अंडरस्टूड? सचमुच में हकीकत ये है कि मुंबई में पढ़े लिखे लोग कम कमा रहे हैं और जो ऐसे टाइप के लोग हैं वो ज्यादा कमा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन आएगा ना, इलेक्ट्रिशियन छोटा मोटा काम करेगा बराबर 10 मिनट में, बराबर। देखिए यू मस्ट बी डूइंग, ये तो एक नॉर्मल लाइट है, लेकिन हम लोग कभी कभार पीओपी करवाते हैं। अब वो पीओपी पे वो पैनल लाइट होती है। अब ये आपने काटता लगाता ना हो तो वो सिर्फ आएगा तो वो सिर्फ लगाने का 300 रुपए, कितना रुपया? 300। तो तुम्हारा एक भी लाइट है 10 मिनट में वो आएगा, लगा कर निकल जाए, ओनली 10 मिनट, बोलेगा 300 रुपया दो। तुम आए और कोई भी छोटा मोटा प्रॉब्लम था बराबर है तो भी ओके, वो तुम्हारा 200-300 रुपया तो ले गए। एनी कमिंग 1 सेकंड 2 पॉइंट, मेरी इनकम अगर 10 लाख है तो मेरे पास 10 लाख कमाने के दो तरीके। ध्यान से सुनना, आपको दोनों में टीचिंग ही करूंगा, बराबर है? ऑलराइट, लेकिन जो 10 लाख कमाने का वो बेस बता। पहला तरीका, मुंबई में रिच पीपल भी बहुत है और बहुत सारे प्राइवेट भी होते हैं। मैंने कल एक प्राइवेट की बात की थी जिसका मैं 50,000 रुपया ले रहा हूँ, लेकिन अकॉर्डिंग टू माय फ्रेंड उसने बोला कि 1 लाख भी बोला होगा तो वो लेता। अभी मुझे अफसोस हो रहा है, लेकिन वो क्या करें, बराबर है? यस। तो बेटा एक स्टूडेंट का 50,000 रुपया बिल, ओके, कितना रुपया? ओनली इकोनॉमिक्स पढ़ाने का, और वो भी 12वीं का। अरे समझ में? आपने 26 साल से अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ तो आप सोचो कि करंटली इकोनॉमिक्स में मेरी मास्टर किस लेवल की हो, बच्चा बराबर से आप भी मास्टर बन सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। 26 साल आप इकोनॉमिक्स पढ़ा दो तो आप मेरे बाप बन जाओगे, आर्यभट्ट को पीछे छोड़ दो, बराबर है? सिंपल सी बात है, बराबर है? एक्सपीरियंस, एम आई राइट? तजुर्बा। तो मैं एक 50,000 रुपया देता हूँ, बराबर है? अगर मेरे पास 20 स्टूडेंट आ गए, कितने? अभी वो जो 50,000 का फीस देता हूँ तो उसको रोज नहीं पढ़ा, कभी कभी मतलब वीकली ट्वाइस और थ्राइस वीकली, और वो भी कितना? 1 से 1.5 घंटे का एक लेक्चर लेते। वो लोगों के ज्यादा होके पढ़ने बिजनेस तोड़ते नहीं है, उनके बाद में एक बड़ा बिजनेस होता है, वो सबके पास एक डिग्री होती है, पीकेडी। क्या डिग्री होती है? बराबर 5 का धंधा आ रहा है क्या? पीकेडी। उससे अपना वो अभी आप सोचो, मैंने तभी बताया जिसकी 72 लाख रुपए की गाड़ी है वो पढ़कर क्या कर रही है? डायमंड का बिजनेस है, तो वो आगे जाकर वही ज्वाइन करेगा। उसकी बात करें तो हम लोग हमारी बात करें, 50,000 अगर मुझे 20 स्टूडेंट मिले, कितने? बोलो ना यार, हाँ, तो कितना रुपया मिला? पक्का? तो मुझे 50,000 वाले से 20 स्टूडेंट को ही पूरे साल में पढ़ाना है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट से 20 है। रिपीट वन वर्ड, नंबर ऑफ स्टूडेंट से 20 है, लेकिन एक स्टूडेंट का फीस कितना है? 50,000। तो उसे बोलेंगे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बोलेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बराबर से नहीं समझ, प्रॉफिट ज्यादा है पर स्टूडेंट, कितना? 50,000। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 40-20। एम आई राइट? तो हाउ मच विल गिव इट 10 लाख रुपया पूरे साल का। पक्का? प्रॉफिट ज्यादा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा है? प्रॉफिट, उसे बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब उल्टा करते हैं, अगर हमारे बलाड़ गांधी गली में जहाँ बच्चों को बढ़ाते जैसे तपस्वी क्लासेस है, वैसे हमारी क्लासेस है बलाड़, ये दूसरा जिसका हम सब साथ में पायोनियर से साथ में पढ़ा। अब मेरी जरा बात ध्यान से सुनो, अगर वहां अगर हम एक सब्जेक्ट का 50,000 देंगे तो कोई नहीं है, वहां पूरा सीए फाउंडेशन 40-50,000 लोग प्रोवाइड करेंगे। 50,000 बोलेंगे, थोड़ा बहुत डिस्काउंट देकर, वैसे ही जैसे 40-45,000 रुपया आप फीस दे रहे हो वहां भी उतना ही फीस होगा। आ रहा है समझ में? गवर्नमेंट पॉइंट में क्या बोलता समझ रहे हो? तो यार मुझे वहां अगर 10 लाख कमाना है तो मैं अगर 50,000 की फीस रखता हूँ तो लोग भाग जाएंगे। इज दैट क्लियर? और एक सब्जेक्ट का 50,000 कोई देगा नहीं उस एरिया में जहाँ लोग पढ़ाते हैं, राइट? मैं प्राइवेट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं खुद की क्लासेस की बात कर रहा हूँ। तो वहां मैं क्या करूंगा, वहां 1 लाख पूरे साल भर में एक स्टूडेंट का फीस लूंगा, कितना? 30,000। कितना स्टूडेंट होगा? 30,000 में सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ओके, अब मुझे बोलो कितने स्टूडेंट चाहिए? तो 10 लाख रुपया होगा। 50 स्टूडेंट,
बातें समझ में। पहले में क्या था, फीस स्टूडेंट 50,000 का फीस, तो स्टूडेंट कम थे, प्रॉफिट तो उसे बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दूसरे में क्या हुआ, फीस 20,000 और स्टूडेंट 50, तो प्रॉफिट ज्यादा है कि स्टूडेंट, उसे बोलते हैं सेल्स मैक्सिमाइजेशन। क्या बोलते हैं, दो बातें समझ में आई, पहला प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा सेल्स मैक्सिमाइजेशन। अब आप डिसाइड करो कि आपका ऑब्जेक्टिव कैसा है। जैसे आईफोन है, तो यार आईफोन का जो ओनर है या आईफोन का जो फाउंडर है, वो कभी नहीं सोचेगा कि इंडिया में हर आदमी के पास आईफोन आने समझ में। वो नहीं चाहता कि इंडिया की 140 करोड़ की जनता है, 40 करोड़ लोगों के पास आईफोन हो। वो बोलो कि सिर्फ 2-4 लाख लोगों के पास आईफोन हो तो भी चले, लेकिन जिसके पास है उसके पास स्टेटस सिंबल होना चाहिए। और एक बार उसने आईफोन यूज किया मतलब वो दूसरी बार स्मार्टफोन या एंड्रॉइड को टच नहीं करना चाहिए। वो उसे ऐसी एक यूजर एप्लीकेशन दे देता है या फिर ओके यूजर एक्सपीरियंस देता है कि आईफोन वाला जनरली आईफोन बेचकर एंड्रॉइड पे नहीं आता, आईफोन वाला बाद में आईफोन ही लेता है 90%, 10% हो सकता है। अरे बेटिंग में क्या लेता समझा बराबर से। तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट या सेल, प्रॉफिट। अरे वो नहीं चाहता कि 40 करोड़ लोगों के पास क्या हो आईफोन। आईफोन कितने का आएगा, नया आईफोन 17 था, कितने का था जानते हो, 1.5 लाख। अभी 18 आएगा तो 180 का है, कितने का, 1,80,000 का आईफोन आएगा वो 80। अरे बेटी नहीं, लेकिन खरीदने वाले है या नहीं है, तो क्या अहमदाबाद से लोगों की लाइन लगा के हमारी बीकेसी इस दिन आईफोन का पहला वर्जन इंट्रोड्यूस होता है कि भाई मुझे पहले दिन ही खरीदना है। ऐसे लोग आईफोन के पड़े, अरे समझ में। तो 180 पे भी वो लोग बाय करें, तो प्राइस इज नो मैटर फॉर देम। अच्छा, तो आईफोन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। क्या ऑब्जेक्टिव होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज। लेकिन बड़ी कंपनी है HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, और वो शैम्पू बनाती है। क्या बनाती है, अगर मान लो कि क्लिनिक प्लस उसने बनाया, क्या बनाया, क्लिनिक प्लस बराबर। अब क्लिनिक प्लस उसके अंदर बॉटल बनाएगा तो 70-80 रुपए की बॉटल है तो कोई साथ में नहीं खरीदता, तो वो क्या करेगा, उसको सैचेट में डिवाइड करेगा। सैचेट समझते हो ना, छोटा छोटा पाउच। एक सैचेट कितने का, 1 रुपए का। 1 रुपए में वो जो गरीब लोग होते हैं ना, वो कॉमन वॉशरूम में जाकर पूरा शैम्पू से ना लेते, उनके लिए होते से तो बाल धोना नहीं होता, उनके लिए क्लिनिक प्लस मतलब हाथ पाँव ना पूरा जो भी करना है आप 1 रुपए से कर दो। उनके लिए 1 रुपया मतलब इट्स अ सोप, इट्स अ। तो कितने कितने लोगों को मुझे कलेक्ट करना पड़ेगा। अगर 1 लाख कमाना है तो मुझे 1 लाख कस्टमर चाहिए, कितने कस्टमर, लेकिन शायद ओके क्लिनिक प्लस यूज करने वाले इंडिया में 1 लाख कस्टमर आराम से होंगे। तो पर डे वो 1 पाउच लेके, 1 पाउच 1 रुपए का और प्रॉफिट बना लेंगे। सो 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव समझ में आया। कौन से 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है सेल्स मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में प्राइस विल बी हाई एंड सेल्स मैक्सिमाइजेशन में सेल्स विल बी मोर बट प्राइस विल बी लो। आया समझ में, 2 टाइप के ऑब्जेक्टिव समझा। नेक्स्ट वन क्या दिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। ये वर्ड बहुत बार आने वाला है, बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट हमेशा पता होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है द बेसिक फैसिलिटीज। मैंने इसका एक वर्ड दे दूं, इसका एक वर्ड है ओवरहेड्स। क्या बोलोगे, ओवरहेड्स। आप लोग देख लो ना यार, इतना परफेक्ट डेफिनेशन दे रहा हूं। द फैसिलिटीज और सर्विसेज, द फैसिलिटीज और द सर्विसेज व्हिच आर, the facilities or the services which are essential, the facilities or the services which are essential for an economy, for an economy to function। बोलो फिर से एक बार, बोलो आप लोग बोलो, the facilities or the services। क्या लिखा है वो बोलो ना आप लोग, the facilities or the services which are essential for an economy to function are called as infrastructure facilities, are called as infrastructure facilities। आया समझ में, फिर से बोलो एक बार, एक वर्ड में क्या बोलोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओवरहेड्स। और डेफिनेशन क्या लिखा, द फैसिलिटीज और द सर्विसेज। बोलो परफेक्टली, क्या बोलोगे, द फैसिलिटीज और द सर्विसेज व्हिच आर एसेंशियल फॉर एन इकोनॉमी टू फंक्शन आर कॉल्ड एज इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज।
एग्जाम्पल दे देता हूं, सुन लो फटाफट। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, ये सबको आप ओसीए में स्टडी करते थे ना। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड क्या बोलते थे? एज टू ट्रेड। गुजराती में શું કહેતા હતા? जो ट्रेड को हेल्प करता है, बराबर। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का मतलब होता है जो बिजनेस को सपोर्ट करता है। जैसे एग्जांपल, हमें यहाँ बाथरूम के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, चाहिए। अगर एक भी दिन इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगा तो हमारा लेक्चर ही पॉसिबल नहीं होगा, बराबर है। अगर कोई दिन हमारा लेक्चर है, बराबर है, ये होता है 6 साल का लेक्चर, लेकिन सुबह 9 बजे ही अगर इलेक्ट्रिसिटी पावर फेलियर हो गया तो फिर हम लोग सामने के क्लास में चले जाएंगे। हुआ था ना ऐसा लास्ट टाइम, बराबर है, क्लियर क्लियर। लेकिन अगर वहां भी पावर फेलियर है तो इन दैट केस यार आपको लेक्चर कैंसिल करना पड़ेगा। जब बिना बोलेंगे भाई सर फैकल्टी है मुंबई से पढ़ाने के लिए, 6 घंटा बेटा बहुत बड़ा टाइम होता है, शाम के टाइम पे आएगा समझ में। अभी का तो लेक्चर कैंसिल हो जाए भाई, राइट। आपको मजे हो जाए कि चलो मजे करते हैं, बराबर। बट इंफ्रास्ट्रक्चर इज मस्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या? 5 चीजें बताओ। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बराबर। ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, ओके। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, वाटर सप्लाई, बराबर। ये सबको बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, ओके, जैसे एक बार अगर कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है तो प्रोडक्शन विल बी मोर, स्टॉक विल बी मोर एंड सप्लाई विल आल्सो बी मोर। और उल्टा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, आए दिन पावर चले जाता है, पानी नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, बैंकिंग सर्विस नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, तो स्टॉक विल बी मोर, प्रोडक्शन विल बी लेस। सॉरी, प्रोडक्शन विल बी लेस, स्टॉक विल बी लेस एंड सप्लाई विल आल्सो बी लेस। इसका मतलब ये है कि दो वर्ड से पिकअप कर लो। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो प्रोडक्शन स्ट्रांग एंड सप्लाई विल बी मोर, और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है तो प्रोडक्शन स्टॉक एंड सप्लाई विल बी लेस। समझ में ये वाला समझा आपका पार्ट क्लियर हो रहा है? अपना जल्दी फटाफट नेक्स्ट वन क्या दिया है? मार्केट स्ट्रक्चर। ये मार्केट स्ट्रक्चर में आपको परफेक्ट कंपटीशन था, मार्केट क्लियर कुछ परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, ओलिगोपोली, सब कंपनियां पढ़ेंगे बाजार के टाइम बेटा मार्केट के स्ट्रक्चर चैप्टर नंबर 7 में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा बता दूं, मार्केट को हम अलग अलग टाइप में क्लासिफाई करते हैं, सेग्रीगेशन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन हम मार्केट को मेनली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है परफेक्ट कंपटीशन और एक है इम्परफेक्ट। एक क्या है? परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। अब परफेक्ट कंपटीशन की कोई टाइप नहीं, ओके, ठीक है। परफेक्ट कंपटीशन एक ही मार्केट, ओके। परफेक्ट कंपटीशन को बोलने का लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, बोलो सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट at a uniform market price, large number of buyer। अब सर परफेक्ट कंपटीशन में बायर और सेलर दोनों लार्ज, दो क्या सेल कर रहे हैं? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म, आइडेंटिकल, एग्जैक्टली सेम, बराबर। बदलानी पासे सेम प्रोडक्ट ए टू जेड। अगर 26 सेलर है तो सारे के सारे सेलर के पास एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट, कलर में, साइज में, शेप में, क्वालिटी में, प्राइस में, सब में। और सारे प्रोडक्ट एक ही प्राइस पे सेल होंगे, उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस। क्या बोलेंगे? इतना समझ में आया? फिर से एक बार, लार्ज नंबर ऑफ कौन सा प्रोडक्ट, कौन सा प्राइस, यूनिफॉर्म मार्केट ए टू जेड सारे प्रोडक्ट। अगर एक सोप है तो जैसा सोप ए है वैसा ही बी है, वैसा ही सी है, एल एम एन पी क्यू आर एक्स वाई जेड सब एग्जैक्टली सेम, कलर में, साइज में, शेप में, क्वालिटी में, ऑब्वियसली सब सेम है, तो प्राइस भी एक ही होगा। और वो प्राइस को बोलेंगे यूनिफॉर्म मार्केट प्राइस। मान लो एक सोप 10 रुपए का है तो ए टू जेड 10 रुपए में सब सोप बिकेगा। तुमको जो खरीदना है खरीदो, तुम्हारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन सेम है। आ रहा है समझ में? तो उसमें बायर और सेलर दोनों क्या है? लार्ज। ए टू जेड कितने सेलर हो गए? 26। तो हर एक सेलर सप्लाई करेगा, हर एक सेलर सप्लाई करेगा, तो सप्लाई विल बी मोर, सप्लाई विल बी मोर। ये हो गया परफेक्ट कंपटीशन।
आया समझ में? और दूसरा कौन सा आता है? इम्परफेक्ट में तीन है, इम्परफेक्ट में तीन है। पहला मोनोपोल, मोनो मीन सिंगल, पोली मीन सेलर। से अभी तो monopoly is a single seller market. Monopoly is a single seller market. Buyers are large in number. Buyers are, but seller is one and only one. Seller is समझ में? अब बोलो एक सेलर होगा तो सप्लाई विल बी मोर और लेस। एक सेलर होगा सप्लाई विल बी मोर। अगर मान लो कि पूरे के पूरे जूनागढ़ में ढोकला की एक ही दुकान है, कौन सी? गिरनार कमन। तो गिरनार कमन वाले के पास ही पूरे जूनागढ़ में होंगे कमन मिलता है, तो ऑब्वियसली होगी वो बना कर कितना बेचेगा? जूनागढ़ की बस्ती 5 लाख है, भाई राइट? 5 लाख एग्ज्यूम करते हैं ना यार, ज्यादा हो सकता है लेकिन 5 लाख जूनागढ़ की बस्ती। आप 5 लाख में से अगर 1% लोग भी ढोकला खाते हैं, कितने परसेंट? 1%, बराबर है। तो 5 लाख लोग ढोकला खाए। अभी अगर मान लो कि सब लोग आधा किलो भी खमन लेके जाते हैं, बराबर, तो उसको 2500 किलो खमन की जरूरत पड़ेगी। तो 20,000 किलो खमन बनाओ से क्या? तो हाँ थोड़ी है, पर आज ही खांसी काले नहीं खाए, पर रोज कम से कम 1 टका लोगों को खाते थे, बराबर है कि आज ही खा दो आप, कोई मीठे से खाते वो आज ही पर क्या रे का मीठा से खाते, पर 1 टका तो आपसे कम से कम, अरे बच्चा 2.5 किलो भी ले, बराबर है, वो भी क्या हो गया? हाँ, तो 2,500 किलो सप्लाई कहाँ से करे? तो उसका टोटल प्रोडक्शन कितना होगा? 20, 30, 50, 100 किलो। 100 किलो के ऊपर होके उसका प्रोडक्शन हो ही नहीं पाएगा। डिमांड कितनी है? 2500 और सप्लाई कितना हो रहा है? 100 किलो का। तो ऑब्वियसली उसकी एक तो मोनोपोली है, तो वो सिंगल सेलर है, तो सप्लाई विल बी लेस, सप्लाई विल बी लेस। समझ में? एकदम प्रैक्टिकल पर्सन एग्जांपल बना दिया, आएगा समझ में? समझाना बराबर से? यस। अगर दो सेलर, कितने सेलर है? 2 तो उसको बोलते हैं डुओपोली। Duo means two, poly means seller. तो duopoly मतलब 2 seller market. तो 2 seller होंगे तो supply will be more than monopoly, but less than perfect competition. क्योंकि perfect competition में तो large number of buyer और seller, बराबर है? ये perfect competition में मतलब समझ लो कि मान लो कि पूरे जूनागढ़ में कम से कम 200 सेलर, कितने सेलर? 200। आया समझ में? जो क्या बेच रहे हैं कमेंट होगा, आ रहेगा समझ में? पूरे अलग जूनागढ़ में अलग अलग बस्ती में अलग अलग एरिया में अलग अलग मार्केट में अलग अलग लोकेलिटी। इज दैट क्लियर? तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो सप्लाई में डेफिनेटली भी मैं क्योंकि 200 सेलर सप्लाई कर, मोनोपोली में कितना था? 1। ओके, डुओपोली में कितना हुआ? फिर तीसरा मार्केट आता है ओलिगोपोली। हां, ओलिगो, OLIGO, ओलिगोपोली, POLY। ओलिगो मींस फ्यू, पोली मींस सेलर, ओलिगो मींस फ्यू, पोली मींस सेलर। सो ओलिगोपोली इज द फ्यू सेलर मार्केट। क्यू मतलब कितना? लेस देन 10। क्यू मतलब अरे समय फिर से टेलीकॉम मार्केट है, तो टेलीकॉम मार्केट में 4 कंपनियां हैं, एयरटेल, जियो, वी और आइडिया, मतलब वोड आइडिया तो मर्ज हो चुके हैं, और बीएसएनएल, तो 4 सेलर हो गए। तो ये ओलिगोपोली का एग्जांपल आ रहेगा समझ में? समझा? तो इट विल बी मोर, ओलिगोपोली में सप्लाई विल बी मोर और लेस, more than monopoly and duopoly, but less than perfect competition. पहला मोनोपोली, दूसरा डुओपोली, तीसरा ओलिगोपोली और चौथा इम्परफेक्ट में चौथा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोलोगे? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। क्या बोला? मोनोपोलिस्टिक नहीं, मोनोपोलिस्टिक। क्या बोलने का है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लेकिन सुनो, लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ सेलर, लेकिन देयर विल बी डिफरेंशिएटेड, देयर विल बी, यहाँ सारे प्रोडक्ट परफेक्ट कंपटीशन में सेम थे। अरे बोलो ना, ये A to Z 26 सेलर थे, सबके पास एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट था। मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे, लेकिन डिफरेंशिएटेड। कौन सा प्रोडक्ट? डिफरेंशिएटेड मतलब अगर 4 सेलर है और वो चाय पत्ती बेच रहे, क्या बेच रहे? बराबर, यस। चाय पत्ती मतलब चाय भूकी,
ओके ओके फाइन। तो यार वो जो टी है उसमें ए बोल रहा है मेरे पास है आसाम की घासी, क्या है मेरे पास? डी बोल रहा है मेरे पास है दार्जिलिंग की खुशबू, मेरे पास क्या है? सी बोल रहा है मेरी टी है चॉकलेट टी, कौन सी टी है? चॉकलेट। डी बोल रहा है मेरे पास है हर्बल, कौन सी टी? आया समझ में? तो चारों के पास अपने अपने प्रोडक्ट का डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या आना है मार्केट में, आना है, आ जाओ, क्या लेकर आओगे बोलो? कुछ नया, मतलब मानो बोल रहा है मेरे पास है लेमन टी, वेलकम। ये बोल रहा है सर आसाम की टी, बोला सॉरी नहीं आएगा क्योंकि आसाम की दासी ऑलरेडी। ये बोलेगा मेरे पास है जिंजर टी, अदरक चाय, वेलकम। इलायची टी, वेलकम। हनी टी, वेलकम। ऑरेंज टी, वेलकम। आप नागपुर में ऑरेंज टी मिलता है क्या? बड़ी बात क्यों बेटा? अरे यार नागपुर नागपुर नाम सुना है? नागपुर इज फेमस फॉर एवरीथिंग। नागपुर में आपको हर चीज में ऑरेंज फ्लेवर मिलेगा, चाहे वो मिठाइयाँ हो, फरसान हो, फरसान में भी ऑरेंज घुघरा आता है बराबर। फरसान का घुघरा और वो भी ऑरेंज फ्लेवर में आए, सिर्फ ऑरेंज के फ्लेवर में क्या रहेगा? ये तो आप सुपर पेड़ी का बराबर, वो भी ऑरेंज फ्लेवर आए समझ में? और बहुत सारी मतलब उनकी ऑरेंज में बहुत से मिठाई। आप इंडोर इंडोर का मेन आइटम खाने में क्या बता? हाँ नहीं, उनका मेन आइटम है वो है सेव, इंदौरी सेव, राजस्थानी सेव। वो लोग हर चीज में सेव डालते हैं, हर चीज में सेव, एवरी वेयर, और एकदम चाव से खाते। और जो भी एंजॉय करते हैं, मतलब कचौड़ी होगा तो उसमें सेव आए, कोई भी पर्सन होगा तो उसमें सेव कॉम्प्लीमेंट्री। तुम्हारा चूना रोटी जैसे कॉम्प्लीमेंट्री छाछ है, हाँ बस वैसे ही उनका कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री ऑफ शॉर्ट रन में सप्लाई एडजस्ट करना पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट रन में सप्लाई विल बी इनइलास्टिक, शॉर्ट रन में सप्लाई विल बी इनइलास्टिक, लॉन्ग रन में सप्लाई विल बी इलास्टिक, बराबर। और लास्ट वन टाइम टेकर, जो मैंने बताया, शॉर्ट रन में इलास्टिक, लॉन्ग रन में इलास्टिक। आ रहा है समझ में? क्लियर हो गया? पूरा लेक्चर समझा? रिवाइज पे क्या करो, वो इम्पोर्टेंट है। ओके, मिलते हैं कंटिन्यू। नागपुर मामा તમને પૂછે છે એમને ખબર હશે એ કીધું ને કઈ વાર ગયા હું એક જ મહિના ઘણું બધું મળે. હા